चलो जी, अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। अगर आप इफ आई हैव योर अटेंशन, हम जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं आज, दैट इज अक्टूबर नवंबर 2025 वेरिएंट 41, 2000 सॉरी 14 वेरिएंट 14। मुझे बताया गया था कि इसमें अच्छे और मुश्किल सवालात हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर चूज किया है। 2025 में पहली दफा 4 वेरिएंट्स आए हैं, पहले 3 आते थे। ये अब उसका एडिशनल वेरिएंट है। लेट्स सी, बिल्कुल एंड से शुरू कर रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स क्वेश्चंस पहले आएंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आएगा। ईसा, इफ यू डोंट माइंड, दरवाजा बंद कर दे प्लीज। अलग अलग क्वेश्चन है सारे। इसका वन वन आपको होमवर्क दिया था, 1 2 हमने क्लास में कर लिया है। ये 1 1 3 कर लीजिए ना। 1 3 भी कर लिया था। ठीक है, दैट्स ओके। आज रेस्ट करोगे तुम, सही है। चलो, विच कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वार्क्स हैज नो ओवरऑल चार्ज। आपको क्वार्क्स याद करवाता हूं। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म और स्ट्रेंज, 6 फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स हैं। अहमद, आपको पता है आपके ऊपर कितना चार्ज है? अहमद, नो, तो पता करना है। अप क्वार्क, आपको अगर आपने ये लेसन लिया था पार्टिकल का, लो भाई जल्दी से एक आपको पार्टिकल मॉडल रिकॉल करवा रहा हूँ, जरा देखिएगा। पार्टिकल मॉडल में क्या होता है फिजिक्स में? फिजिकल पार्टिकल मॉडल, 2 तरह की फैमिलीज होती हैं। एक को हम कहते हैं मैटर जनरेटर्स, ये वो हैं जो मैटर को जनरेट करते हैं। और दूसरे हैं एनर्जी कैरियर्स या फोर्स कैरियर्स। ये जो फोर्स कैरियर्स होते हैं इनको बोसॉन कहा जाता है। जो मैटर जनरेटर्स होते हैं इनको फर्मियॉन्स कहा जाता है। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। फिर फर्मियॉन्स जो होते हैं वो आगे उनकी 2 फैमिलीज होती हैं। ये फैमिलीज के क्वेश्चन। नाम भी याद करने पड़ेंगे आपको। एक फैमिली को क्वार्क कहते हैं। जी अली, कुछ कह रहे हैं आप? सर ये एनर्जी कैरियर्स में हमें कौन सी याद रखनी होंगी, स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो आ सकती हैं? एनर्जी कैरियर्स में अभी आपको बताता हूँ ना अली, मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? इज देयर स्टिल सम लैग? चलो, क्वार्क्स होते हैं और लेप्टॉन्स, ये 2 फैमिलीज हैं, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। एनर्जी या फोर्स कैरियर्स की जो फैमिली है बोसॉन्स, इनकी कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। जैसे फोटोन एक तरह का बोसॉन होता है। फिर ग्लूऑन एक तरह का बोसॉन होता है। W and Z बोसॉन्स, आपको इन सब के बारे में पता होना जरूरी नहीं है। फोटोन के बारे में पता हो जाए और W and Z बोसॉन्स के बारे में बस बेसिक इंफॉर्मेशन हो तो काफी है। आपके सिलेबस में तो वो भी नहीं लिखा हुआ, आपसे पूछा नहीं जाएगा। फोटोन जैसे लाइट का पार्टिकल होता है। W and Z बोसॉन्स, दे आर इन्वॉल्व इन बीटा डिके। आपको पता है बीटा डिके के अंदर एक क्वार्क अपनी प्रॉपर्टीज लूज करके एक नया क्वार्क बन जाता है। तो W and Z बोसॉन्स वो प्रॉपर्टीज चेंज करने वाले बोसॉन्स हैं। क्वार्क्स में आगे 6 फ्लेवर्स हैं, 6 टाइप्स हैं। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज। ये जो अप डाउन क्वार्क्स हैं इन दोनों का मास एक जितना है। टॉप और बॉटम का एक जितना है। चार्म और स्ट्रेंज का मास एक जितना है। अप क्वार्क पे चार्ज है +2/3e, डाउन पे है -1/3e, टॉप पे है +2/3e, बॉटम
बॉटम पे है -1/3e, चार्म पे है +2/3e, स्ट्रेंज पे है -1/3e। ये सब का सब याद करना जरूरी है। इज दैट ओके? बट यू नो दिस। अभी और भी है, अभी और भी है, अभी पिक्चर लेने की कोई फायदा नहीं है। लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स में सबसे कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन्स की, और एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो मैंने साफ सुथरे करके लिखे हुए हैं, मुझे बताएं, मैं लिख दे दूंगा आपको। इलेक्ट्रॉन का ये सिंबल होता है और न्यूट्रिनो का ये सिंबल होता है जी, देखिएगा। ये सिंबल जरूरी है जी, सिंबल जरूरी है, सिंबल्स के बगैर गुजारा नहीं होता। फिर क्वार्क्स और लेप्टॉन्स, इन सब के अपने अपने एंटी क्वार्क्स या एंटी लेप्टॉन्स भी होते हैं। जैसे अप क्वार्क का अगर एंटी क्वार्क बताऊं, अप का एंटी अप, तो अप लिख के उसके ऊपर एरो डाल दें, एक लाइन डाल दें, दैट वुड इंडिकेट ये है एंटी अप। डाउन के ऊपर एंटी एक लाइन बना दे तो एंटी डाउन बन जाएगा। बॉटम के ऊपर ऐसे एक लाइन बना ले तो एंटी बॉटम बन जाएगा। एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो बिल्कुल जो मैटर पार्टिकल्स हैं उन जैसे ही पार्टिकल्स होते हैं, बस उनका चार्ज ऑपोजिट होता है। उनका मैस या जो मैटर होता है, उनकी जो मैटर की प्रॉपर्टी, जैसे मैटर मैटर टच कर सकते हैं, एंटी मैटर और मैटर आपस में टच नहीं कर सकते। दे विल कॉज अ प्रोसेस कॉल्ड एनाइलेशन। अहमद ठीक है? चलो, अब अगर इसकी एक पिक्चर लेनी तो ले लें। इसके साथ कुछ और पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रॉन भी एक फैमिली है जिसमें क्वार्क्स या एंटी क्वार्क्स आते हैं। क्वार्क्स या एंटी क्वार्क्स, हेड्रॉन की फैमिली में आगे दो डिविजन हैं। एक को हम कहते हैं बेरियॉन्स और दूसरे को कहते हैं मीजॉन्स। ये सब इंपॉर्टेंट हैं जी, सब के सब। आई एम सॉरी इफ दिस इज टू हेक्टिक फॉर यू, बट इट इज इंपॉर्टेंट। बेरियॉन्स वो होते हैं जिनमें 3 क्वार्क्स या एंटी क्वार्क्स होते हैं। मीजॉन वो होते हैं जिनमें एक क्वार्क होता है, इसके साथ ही एक एंटी क्वार्क भी होता है। एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क। बेरियॉन्स की सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है जी? बेरियॉन्स की एग्जांपल protons and neutrons. These are the examples of baryons. प्रोटॉन के अंदर अप होता है और डाउन होता है, जबकि न्यूट्रॉन के अंदर डाउन होता है और अप होता है। ये याद करना पड़ेगा, पेपर में आएगा। चलें आगे। एक, जल्दी से एक रिव्यू दिया है, टॉपिक नहीं पढ़ाया मैंने, ये तो मैं ये डिटेल से नहीं बता सकता। आई कैन नॉट इन्वेस्ट एनी मोर टाइम इन दिस। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। ओवरऑल चार्ज जीरो आना चाहिए, ओवरऑल चार्ज जीरो आना चाहिए। बी, डी चेक करते हैं। अप डाउन और स्ट्रेंज, अप का चार्ज होता है +2/3e, ई मतलब टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डाउन होता है +2/3 प्लस, डाउन होता है -1/3। और स्ट्रेंज क्या होता है? -1/3e। आप इसको सॉल्व करें, ये -1/3e टाइम्स 2 विल गिव यू -2/3e। इसके साथ 2/3 ऐड कर दें पॉजिटिव, तो आंसर जीरो आना चाहिए। सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। इज दैट ओके? चलो आगे चलें। A nucleus of polonium decays by emitting an alpha to become a nucleus of lead. अच्छा, पोलोनियम, आप देखें मास नंबर भी गिवन है और चार्ज नंबर भी गिवन है। जब अल्फा एमिट करता है, ईसा अल्फा का मास नंबर बताएं जी, और चार्ज नंबर। ठीक हो गया। लेड बनाता है वो लेड का मास नंबर देखते हैं कितना बन जाएगा। 214 में से 4 जो है वो अल्फा ने ले लिया, तो पीछे 210 बचेगा लेड का मास नंबर। और चार्ज नंबर क्या बचेगा? 82।
Okay. What is the number of neutrons in the nucleus X? अच्छा, अभी आगे और भी चीजें हैं. The nucleus of lead is also unstable and decays by emitting beta negative to form a nucleus of bismuth, which then decays by emitting a beta particle to produce a nucleus X. अच्छा, जब लेड में से एक बीटा निकल जाएगा तो इसके साथ जो भी कुछ क्रिएट होगा उसका मास नंबर तो वही रहेगा, चार्ज नंबर एक बढ़ जाता है. बीटा डिके में चार्ज नंबर एक बढ़ जाता है. अब वो कह रहा है उसमें से फिर से एक बीटा निकलता है. जब फिर से एक बीटा निकलेगा तो मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चार्ज नंबर एक बढ़ जाता है. आप नोटिस कर रहे हैं कि ये मुश्किल नहीं है लेकिन टीडियस है. छोटी 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 चीजों का ख्याल रखना है. दिस इज द फाइनल न्यूक्लियस. आपसे कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दो, तो वो कैसे निकलते हैं? मास नंबर में से चार्ज नंबर आप माइनस कर दें. 2 10 minus 84 that gives you 126. तो करेक्ट आंसर ए होना चाहिए. कहाँ पे? जी ऊपर वाली लाइन में बीटा नेगेटिव है, नीचे भी बीटा नेगेटिव. अहमद साहब मेरे साथ हैं? करें उतनी देर. हम ये ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. 126 आया है हमारे पास. व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर बीटा पॉजिटिव डिके? मैं बगैर इसको देखे ना एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ आपको, ऑप्शन देखे बगैर. मुझे याद पड़ता है कि जब एक न्यूक्लियस है ए एंड जी, जब उसमें से बीटा पॉजिटिव एमिट होता है ना, तो साथ एक न्यूक्लियस क्रिएट होता है. मास नंबर तो वही है लेकिन चार्ज नंबर एक कम हो जाता है. वो इसलिए क्योंकि चार्ज नंबर जब ऐड करें तो दोबारा जी बनना चाहिए. और इसके साथ ये चूंकि एक एंटी मैटर पार्टिकल है तो इसके साथ एक मैटर क्रिएट होना जरूरी है. तो जो मैटर साथ क्रिएट होगा दैट्स गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. उसका कोई मास नंबर नहीं होता, कोई चार्ज नंबर नहीं होता. अब यहां पर देख के मुझे पता चल रहा है कि एक प्रोटॉन कम हुआ है ना, Z-1 हुआ है. तो प्रोटॉन कम होने का मतलब है वन प्रोटॉन हैज कन्वर्टेड. प्रोटॉन का मास नंबर वन, चार्ज नंबर वन, इट गॉट कन्वर्टेड. जी, बीटा पॉजिटिव एक एंटी मैटर पार्टिकल है तो इसके साथ मैटर बनना जरूरी है. एंटी मैटर के साथ मैटर क्रिएट होता है. तो ये न्यूट्रिनो बनना चाहिए, एंटी न्यूट्रिनो नहीं बनना चाहिए. अच्छा, तो ये एक प्रोटॉन बीटा पॉजिटिव क्रिएट करता है, साथ क्या क्रिएट होगा सबगत? हाँ, यहां पर मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है. हालांकि प्रोटॉन एक कम हुआ है तो मास नंबर सेम कैसे रह सकता है? प्रोटॉन तो कम हुआ ना एक. न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. अगर प्रोटॉन कम हुआ है लेकिन मास नंबर फिर भी उतना ही है, इसका मतलब एक न्यूट्रॉन बढ़ चुका है. तो यहां पर एक न्यूट्रॉन बढ़ चुका होगा और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बनना जरूरी है. लेट्स सी क्या ऑप्शन होनी चाहिए. द प्रोटॉन शुड चेंज इनटू अ न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. एंटी न्यूट्रिनो गलत हो गया. ऑप्शन डी ठीक होनी चाहिए. प्रोटॉन कन्वर्ट्स टू न्यूट्रॉन, साथ पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन कहते हैं बीटा पॉजिटिव को, और साथ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. ये बात ठीक है जी, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट. इज दैट ओके? नहीं तो मुझे बताएं. बीटा पॉजिटिव एक तरह का पॉजिट्रॉन होता है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. चलो अच्छी बात है. जिन लोगों ने मुझे ऑनलाइन ज्वाइन किया है मुझे बताएं इफ देयर इज अ क्वेश्चन और अ क्वेरी. शाबाश अली. चलो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है द सर्किट डायग्राम शोज अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर, टू रेजिस्टर्स एंड अ स्विच एंड अ वोल्ट मीटर. कैसी अजीब सी बात है. इसके लिए आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत पड़ेगी. जब ये स्विच खुला हुआ है तो क्या इस रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो करेगा? इस रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करता. बिल्कुल ठीक है. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है.
यहां से करंट फ्लो होता हुआ आएगा, इस वाले रेजिस्टर में से गुजरेगा और वापस चला जाएगा। ये वोल्ट मीटर आप नोटिस कर सकते हैं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी लगा हुआ है। ओके, कूल, लेट्स सी। ये बैटरी है जिसका टोटल ईएमएफ है ई। इस टोटल ईएमएफ में से थोड़ा सा वोल्टेज जो इंटरनल रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो जाएगा, अगर मैं वो इस ईएमएफ में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा बैटरी के बाहर कितना वोल्टेज अवेलेबल है। ये रहा, ये पता चल जाएगा ना। ये वो वोल्टेज होगा जो इस बाहर वाले रेजिस्टर को मिल रहा है। वो कहता है नाउ द स्विच इज क्लोज्ड, मतलब अब ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में लग चुके हैं। तो उमर, पैरेलल में लगने से टोटल रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? कम होती ज्यादा होती है? जब हम दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो उन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये 100 ओम का है और ये भी 100 ओम का है तो कंबाइंड रेजिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाय 2 करके निकल आएगी। अब मुझे ये बताएं कि जब ये स्विच यहां से क्लोज कर दिया, ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लग गए, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हो गई, डिक्रीज हो गई। जब डिक्रीज होगी तो मुझे बताएं, क्या इसको बैटरी से ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा या कम चाहिए होगा? विल इट रिक्वायर मोर वोल्टेज फ्रॉम द बैटरी और लेस? इट शुड रिक्वायर लेस वोल्टेज। तो जी वोल्ट मीटर रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, डिक्रीज होना चाहिए। दैट्स ग्रेट। ओके, तो डिक्रीज वाली ये और ये ऑप्शन है। अब क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई है ना, अभी इतनी सारी बहस करके मैंने बताया कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई, तो उससे बैटरी में से आने वाले करंट पे क्या असर पड़ेगा? ये इंक्रीज होना चाहिए। तो जी करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी करंट इन द बैटरी इंक्रीज। जी सुब्रत। लगा वोल्ट मीटर। जी एक मिनट देते हैं। ये आर भी तो लगा हुआ है। दिस आर एंड दीज टू दे आर अटैच्ड इन सीरीज विद ईच अदर। मैं आपको जरा सर्किट बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखें। ये जो इस वक्त ये सर्किट हमने बनाया ना, वो ये वाला है जब स्विच क्लोज हो जाएगा। आप देखें ये बैटरी का जो भी टोटल ईएमएफ है, सम पार्ट ऑफ दैट ईएमएफ विल बी कंज्यूम्ड हियर एंड द रेस्ट ऑफ इट विल बी अवेलेबल टू बोथ दीज। वोल्ट मीटर रीडिंग इन दोनों में सेम होगी, वोल्टेज इन दोनों में सेम होगा। लेकिन अगर एक रेजिस्टर था, दो ना थे, अब वोल्ट मीटर रीडिंग इसको और इसको कंपेयर करना है। इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई है, इसीलिए यहां वोल्ट मीटर रीडिंग पहले के मुकाबले में डिक्रीज हो गई होगी। इमेजिन करो ये 100 ओम का है जबकि ये दोनों मिला के 50 ओम के हैं, तो बताएं कौन से वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग कम होगी? इस वाले की रीडिंग कम हो जाएगी। अहमद, मैं इधर ही हूँ, मुझे बताएं नहीं पता लग रहा तो विल टॉक अबाउट। ओके उमर। ओके, पीपल ज्वाइनिंग मी ऑनलाइन कैन ऑल्सो टॉक टू मी, सेंड मी अ मैसेज। मैं थोड़ी देर बाद मैसेज चेक करता हूँ। चलो आगे चलते हैं। लेट्स सी। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है। लेट्स सी। द वोल्ट मीटर रीडिंग इज 2 वोल्ट। अब मुझे बताओ ये वोल्ट मीटर रीडिंग किसकी रीडिंग बता रहा होगा? सिर्फ इस 2 आर की बता रहा है ना? लेकिन ये यहां से जब करंट फ्लो होता हुआ आता है इस पॉइंट तक, करंट कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा। तो जो पार्ट इधर जा रहा है ना करंट का, वो इन तीनों रजिस्टर्स में से गुजरेगा, क्योंकि रास्ता ही एक है। तो क्या आप अग्री करेंगे अगर मैं कहूं ये 3 आर, 2 आर और आर ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं? ये तीनों सीरीज में लगने के बाद
इस वाले 4R के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना? ओके, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी? बेहतरीन। ओके, ये जो मैंने यहाँ ग्रीन से हाईलाइट करके दिखाए हैं तीन रेजिस्टर्स, aren't they attached with each other in series? They are, right? They are attached in series. Isn't this like a potential divider circuit? This is a potential divider circuit. उन्होंने हमें बता दिया कि ये 2R को मिल रहा है 2 वोल्ट्स, तो 1R को कितना वोल्टेज मिल रहा होगा? रेजिस्टेंस और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर 2R के कंपैरिजन में ये रेजिस्टेंस आधी है, तो इसको वोल्टेज भी तो आधा मिल रहा होगा सिर्फ, 1 वोल्ट। तो ये जो 3R है, ये इसके मुकाबले में 3 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टेंस है ना, इसको वोल्टेज मिल रहा होगा 3 वोल्ट्स। तो उमर मुझे बताएं, ये जो हाईलाइटेड वाले हैं तीनों, इनको मिला के टोटल कितना वोल्टेज मिला? 6 वोल्ट्स। और अब ये सारे इसके साथ पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, इसका मतलब है कि इस 4R को भी 6 वोल्ट्स मिल रहे होंगे, और ये बैटरी के पैरेलल लगा हुआ है, ये भी और ये तीनों भी। तो फिर बैटरी का वोल्टेज क्या बन गया? एक दफा फिर से बताता हूँ जी, देखिएगा। इस सर्किट को देखने का जो मेरा तरीका है वो ये है कि बैटरी के पैरेलल लगा हुआ है ये 4R, यानी बैटरी को जितना भी वोल्टेज देना है वो सारा 4R को भी मिल रहा है। और ये जो दूसरी ब्रांच है ये वाली, इसमें ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, लेकिन ये 4R के पैरेलल में है, तो जितना 4R को मिल रहा था उतना ही टोटल वोल्टेज इन तीनों को मिलाकर मिलेगा। हमें एक का वोल्टेज पता था 2 वोल्ट्स, हमने सिंपल रेशो यूज करके बता दिया कि इसका है 1 वोल्ट। ओके, ईसा डन है? अली, चलो ये एक आसान क्वेश्चन है, जरा जल्दी से आप सॉल्व करके मुझे दिखाएं। 642, 643 हो चुके हैं, 648, 644 पे मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, जल्दी से देखें प्लीज। बहुत आसान है। A wire carries a current of 5.6. What is the number of conduction electrons? नंबर निकालने हैं in a time of 20 seconds. आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करवाता हूँ। I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और Q इक्वल्स टू कैपिटल N इंटू ई होता है। ये कैपिटल N E उठा के Q की जगह पे डालना है बस। I इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टी। N फाइंड करना है, T वहां जाके I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 डिवाइडेड बाय E क्या होता है ईसा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। आंसर N आना चाहिए। जी क्या है आंसर? कैलकुलेट करके आंसर डी आ रहा है। आपको रेकमेंड करूंगा कि जब आप कैलकुलेटर्स यूज कर रहे हो तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जरूर करें, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जरूर करें, खास तौर पे वहां जहां मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इकट्ठी हो रही हो एक ही फ्रैक्शन में। चलें, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 34, दिस माइट बी अ लिटिल ट्रिकी। 644 है, रीड करें। 645 पे मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। ओके, लिखा हुआ है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अच्छा, ये कॉपर वायर है,
इसकी लेंथ है 2 मीटर्स. देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द वायर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ मोबाइल फोन इन ऑर्डर टू चार्ज द बैटरी. कहते हैं कि इसमें एक कांस्टेंट करंट है. द वायर हैज अ फॉल्ट. 1 meter length of the wire has half the diameter of the other 1 meter. 1 meter and 1 meter, इसका डायमीटर हाफ होना है. डायमीटर हाफ होगा तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, कम होगा कितना? एरिया इक्वल्स टू पाई डी बाई 2 स्क्वायर होता है ना. तो जब डायमीटर हाफ होगा तो स्क्वायर की वजह से एरिया में 1/4 के फैक्टर का फर्क पड़ेगा. ओके. द पावर डिसिपेटेड इन द थिकर लेंथ ऑफ वायर इज पी. वो कहते हैं इसमें जो पावर डिसिपेट हो रही है वो है पी. कहते हैं व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द थिन लेंथ ऑफ द वायर. यहाँ पर और ऐसे बेशुमार सवाल हैं जिसमें हमेशा दो चीजों का कंपैरिजन होता है. यहाँ किसका कंपैरिजन हो रहा है? एक पतली तार का एक मोटी तार का कंपैरिजन हो रहा है. रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, मटेरियल्स तो दोनों के सेम है. आपने यही आइडेंटिफाई करना होता है कि दोनों तारों की क्या चीज सेम होगी. क्योंकि ये दोनों सेम मटेरियल से बने हैं तो रेजिस्टिविटी सेम होगी. ऑल्सो लेंथ लेंथ सेम है. ऑल्सो पता नहीं, आप देखें, चेक करें क्या आंसर होगा. ऑल्सो ये सीरीज में लगे हुए हैं तो इन दोनों में करंट भी सेम ही फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में चाहे जो मर्जी रेजिस्टेंस हो करंट सेम ही होता है. ओके. अब आपको याद करना है पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है. अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये इस पतली वाली की रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू ये मोटी वाली तार कितनी है, तो मैं पावर पे कमेंट कर सकूंगा. कैसे? क्योंकि ये पावर और रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. अब चूंकि डायमीटर चेंज हुआ है ना, इससे मुझे पता चल रहा है कि एरिया कम हुआ होगा. याद करते हैं R इक्वल्स टू रो एल बाई ए. लेंथ भी सेम थी, रेजिस्टिविटी भी सेम थी. बस फर्क ये पड़ा था कि जो एरिया था ना, एरिया डिक्रीज्ड बाय 1/4, है ना. तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, क्योंकि एरिया में डी स्क्वायर आता है और जब डायमीटर हाफ करते हैं तो स्क्वायर की वजह से ओवरऑल एरिया पे 1/4 का फर्क पड़ जाता है. तो पावर एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एरिया 1/4 हुआ तो पावर 4 टाइम्स बढ़ गई, सॉरी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ गई. अब आप देखें कि पावर और रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ. अगर रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ी है तो पावर भी 4 टाइम्स ज्यादा हो जानी चाहिए. तो करेक्ट आंसर शुड बी 4p. इज दैट ओके उमर? ठीक है. आप देखें इसमें ना मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी. अगर कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आंसर यही आएगा. इसीलिए यू नीड टू वर्क ऑन योर प्रोपोर्शनैलिटीज. देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है. द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एलडीआर. ये एक एम मीटर है एलडीआर. एलडीआर की रेजिस्टेंस जो होती है वो लाइट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जब लाइट ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर कम हो जाएगी. जब लाइट ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर कम हो जाएगी. जिन लोगों ने मुझे ऑनलाइन ज्वाइन किया, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? सेंड मी अ मैसेज और गिव मी अ थम्स अप प्लीज. हमारी लाइट गई हुई है असल में, तो इंटरनेट आगे पीछे हो सकता है जी, इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ. अच्छा, देखते हैं. व्हाट इज द सर्किट डायग्राम फॉर दिस सर्किट? आई हैव नो आइडिया. कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू फॉलो द पाथ ऑफ द करंट. वी आर गोइंग टू फॉलो द पाथ ऑफ द करंट, तो उससे हमें पता चलेगा.
ये एक पोटेंशियोमीटर है। एक पोटेंशियोमीटर में यहां से और यहां से हमने तार को कनेक्ट किया हुआ है। दैट मीन्स द पावर सप्लाई should be connected across the wire or the resistor itself like this. फिर ये जो ये जो पार्ट होता है ना, ये वो मूवेबल पार्ट है जिसको हम आगे या पीछे ले जा सकते हैं। दिस वायर इज अटैच्ड अक्रॉस द एलडीआर, मतलब एक मूवेबल वाली तार एलडीआर के क्रॉस अटैच होनी चाहिए। ये एक मूवेबल तार है और ये वो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। एलडीआर में से होके करंट एक एमीटर में से होके फिर वापस बैटरी से कनेक्ट होता है। इसका मतलब है कि एलडीआर के साथ यहाँ एक एमीटर कनेक्टेड होना चाहिए और फिर वो तार जाके बैटरी के साथ कनेक्ट हो जानी चाहिए। नाउ इफ यू कुड लुक एट द सर्किट, ये डी और ए मिलते जुलते नहीं लग रहे? फर्क क्या है? डी और ए में ना ये फर्क है कि ये एमीटर एक डिफरेंट लूप में लगा हुआ है। हालांकि ये एमीटर जो है ना, ये उस लूप में लगा है जहां एलडीआर मौजूद है, जबकि इस वाली डी वाली डायग्राम में एमीटर उसमें लगा है जहां पर वो मूवेबल वायर मौजूद थी। अब ये टोटल वायर मौजूद थी यहां से लेके यहां तक, पावर सप्लाई मौजूद थी, लेकिन पावर सप्लाई की लूप तो अलग है, एमीटर की लूप अलग है। सो बाय दैट लॉजिक एक दफा फिर से देख लें। ये पावर सप्लाई है, करंट यहां से आता है, इस तार में ऐसे घूमता है और फिर यहां से वापस पावर सप्लाई तक चला जाता है। तो पावर सप्लाई और मूवेबल वायर जो जिसके अक्रॉस हम मूव कर सकते हैं, उसके वाली लूप में और कोई चीज मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो बाय दैट लॉजिक करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। ईसा, ठीक है, चलो वो तो बस। जल्दी से, विच कंपोनेंट हैज आईवी ग्राफ एज शोन? तीन कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, फिलामेंट लैंप पढ़ा है, मेटेलिक कंडक्टर्स पढ़ा है जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर डायोड हमने पढ़ा है। ये फिलामेंट लैंप का ग्राफ होना चाहिए, ग्राफ की शेप याद करनी चाहिए हमें। Two light sources are used to produce an interference pattern. Interference fringes appear when the two sources emit waves that are coherent. What is meant सर by 32 coherent का ए waves? था। जी पहले वाले का 32 का ए था अली। ओके, 31 में what is meant by coherent waves? कांस्टेंट फेज डिफरेंस बी होना चाहिए, ये डेफिनेशन है कोहेरेंट सोर्सेज की। A parallel beam of red light of wavelength, ये wavelength है, that has 400 lines per millimeter, ये n है। What is the total number of intensity maxima from the grating? आपको जब ये पढ़ाया गया है तो आपको बताया था d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इसमें d जो होता है वो 1 ओवर कैपिटल n है, यानी कैपिटल n होता है नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर। तो d निकालने के लिए ये जो पर मिलीमीटर में गिवन है, पहले इसको लाइंस पर मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 400,000। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा के लिए थीटा की जगह 90 डाल देते हैं, साइन 91 आ जाता है। 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल्स टू एन बनता है। ये लैम्डा को बस दूसरी तरफ लेके गया हूं और सर कुछ भी नहीं किया। जी, हम 90 क्यों डालेंगे साइन थीटा के अंदर? वो इसलिए क्योंकि साइन थीटा की, ये आपको क्लासेस में भी बताया गया, एक दफा फिर से बताता हूँ। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो साइन थीटा इज 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है जरीउल्ला, जब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा चाहिए होता है तो वहां पर हम थीटा की जगह 90 डालते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, वो है 1। इज एवरीथिंग ओके ओके? सर। यस सर। अब n की जगह आना है 400,000
लैम्डा की जगह आ जाना है 700 नैनो। नैनो होता है 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व करें, आंसर क्या आएगा? थ्री 3.57। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए ना, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए जो डेसिमल वाला पार्ट होता है सारे को इग्नोर कर देते हैं। 3 इज इंडिकेटिंग के पैटर्न की एक साइड पर कम से कम 3 फ्रिंजेस बन रही हैं, तो 3 ही फ्रिंजेस नीचे भी तो बनेंगी। तो टोटल नंबर निकालने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 ऊपर है 3 नीचे है, और इसमें एक +1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेंटर वाली 0 ऑर्डर मैक्सिमा होता है ना, वो इस फॉर्मूला से काउंट नहीं हो पाता है, इसलिए हमें ये +1 करना पड़ता है। करेक्ट आंसर 7 है जी। पीपल ज्वाइनिंग मी ऑनलाइन, एवरीथिंग ओके? सेंड मी अ मैसेज पीपल। शाबाश। चलें, अपनी आज की डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। इसी पेपर को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दिस विल बी आवर लास्ट P1, उसके बाद हम P2 पे फोकस करना शुरू कर देंगे। सर 30 का क्या था फाइनल आंसर? मेरा आई थिंक गलत आया। 7, 30th का 7 है। बी। जी अली। सर डी का क्या बना है इधर? डी साइन थीटा इक्वल्स एन लैम्डा, तो डी का क्या हुआ क्वेश्चन में? जी, क्वेश्चन में ये हुआ था, आपने शायद नोटिस नहीं किया, मैंने बताया है D इज इक्वल टू 1/n होता है। 1/n, जिसमें n क्या होता है, वो लाइंस पर मीटर होते हैं, लाइंस पर मीटर। यहां पर था 400 लाइंस पर मिलीमीटर, तो 400 इंटू 10⁻³ करेंगे तो लाइंस पर मीटर आ जाएगा। डी की जगह पे ये 1/n डाला है मैंने, ठीक है ली? यस कोई मसला नहीं है, नहीं पता लगता तो अभी भी पूछ सकते हैं आप। सर, थैंक यू। ऑल राइट जी, थैंक यू वेरी मच। अगर और कोई क्वेरी आपके जहन में आती है तो प्लीज यू कैन सेंड मी अ मैसेज एज वेल एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज।